गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और हरियाणा जी के हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में वनों के बारे में, और वन्य जीव अभ्यारण्य का भी आधा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि उस दिन लंबी क्लास ले ली थी मैंने 1.5 घंटे की। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और आज नदियों के टॉपिक को भी हम, क्योंकि वो एक ही पेज बचा था लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए उस पेज को आज कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स उसमें से देखेंगे, जानेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे आज नदियों का टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट है नदियों का टॉपिक, पर पहले जो रह गया था उसको कंप्लीट करते हैं। ये सब मैंने आपको उस दिन पढ़ा दिया था, ये सब कंप्लीट था, ये फाइल मैंने आपको बताई थी। जो हमारा रह गया था, वन्य जीव अभ्यारण्य भी कंप्लीट था, राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ा दिए थे ये छुड़वा दिया था। हरियाणा के संरक्षण रिजर्व ये टॉपिक रहता था आपका। बाकी आपका देखो लास्ट जो मैंने क्लास में पढ़ाया था ना, याद करो, देखो ये बताया था, ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कलेसर और सुल्तानपुर। कलेसर का एरिया काफी बड़ा है, अगर नेशनल पार्क कहें तो कलेसर बड़ा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहें तो अबूब शहर बड़ा है। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छिलछिला महज 71 एकड़ में फैली है। ऐसे ही बात की थी हमने राष्ट्रीय उद्यान की, तो बड़ा कौन सा है, सुल्तानपुर वाला या कलेसर वाला? तो कलेसर बड़ा है। दो चीजें हैं कलेसर में, एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटी है सिरसा के अबूब शहर से, काफी अंतर है दोनों में, लेकिन इसका नेशनल पार्क बड़ा है गुड़गांव के सुल्तानपुर वाले से। ठीक है, तो ये हमने लास्ट पढ़ लिया था। आज इससे आगे की सीरीज को शुरू करते हैं। हरियाणा के संरक्षण रिजर्व, ये क्या होते हैं हरियाणा के संरक्षण रिजर्व? ये हरियाणा के संरक्षण रिजर्व में दो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना रिजर्व्ड क्या होते हैं एरियाज, संरक्षित कौन से होते हैं, वर्गीकृत कौन से होते हैं, अवर्गीकृत, पढ़ाया था ना ये आरक्षित वाले। तो उसी में ना दो इंपॉर्टेंट है, एक अपने कैथल वाला और एक अपने जींद वाला। एक का नाम है सरस्वती और उसी को सोनसर जंगल भी कहते हैं, और एक का नाम है हमारा बीरबारा। तो ये दोनों अलग से ध्यान रखना। जैसे आपने 2 नेशनल पार्क पढ़े ना, आपने 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी, ऐसे ही आपको ये 2 पढ़ने हैं। और ये 2 इंपॉर्टेंट हरियाणा के संरक्षण रिजर्व हैं। शब्दों का खेल होता है सारा। अगर वो कहें नेशनल पार्क यानी जो अपने राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो सिर्फ 2 हैं, एक कलेसर यमुनानगर और एक सुल्तानपुर, जो पहले पक्षी विहार था गुड़गांव का लेकिन बाद में नेशनल पार्क बन गया। ठीक है, अगर वो कहें कितने वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप कहेंगे 8 है, हमने सारी पढ़ ली। अब वो कह रहे हैं कितने आपके यहाँ संरक्षण रिजर्व हैं, तो 2 हैं। कौन कौन से? एक सरस्वती और एक बीरबारा। ठीक है, तो सरस्वती अभ्यारण्य, इसी को सोनसर जंगल भी कहते हो, इसी का नाम है सोनसर जंगल। हरियाणा में कह देंगे वो 3 बड़े जंगल बताओ, तो सबसे पहला जंगल आपका कलेसर, दूसरा मोरनी की पहाड़ियां, पूरा जंगल ही जंगल तो है वो भी, और तीसरा बड़ा जंगल है आपका ये वाला, कौन सा? सोनसर जंगल, इसका नाम है सरस्वती संरक्षण रिजर्व। ठीक है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है, नहीं ये नेशनल पार्क है, इसका नाम है संरक्षण रिजर्व। तो ये ध्यान रखना है आपको, 3 बड़े जंगल। सबसे बड़ा जंगल है आपका क से कलेसर, फिर म से मोरनी वाला, और फिर तीसरा है आपका सोनसर जंगल। ठीक है, तो 1988 को सरस्वती बागान, पहले ये बागान था, प्लांटेशन थी यहाँ, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। अब ये किस में आता है अभ्यारण्य, किसमें? संरक्षण में, मतलब है तो वैसे ही प्राकृतिक, बिल्कुल वही पेड़ सब कुछ, लेकिन संरक्षित रिजर्व कहेंगे तो आपको कहना है हमारे यहाँ 2 है, नेशनल पार्क कहेंगे तो कहना है 2 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहेंगे तो कहना 8 है। ठीक है, ये एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ी सी कंडीशंस का फर्क होता है। तो पहले ये प्लांटेशन था और बाद में ये 1988 में क्या बन गया? अधिसूचित कर दिया अभ्यारण्य। लेकिन ये अभ्यारण्य किस टाइप का है? संरक्षित में आएगा, वन्य जीव में मत टिक कराना। हरियाणा के कैथल जिले में है, इसको सोनसर जंगल भी कहा जाता है। ये लगभग 4,500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है, मतलब 11,000 एकड़ के आसपास आप मान लो निकलेगा ये, क्योंकि 4.5 जो होता है ना वो 11,000 एकड़ के आसपास निकलता है। 1 एकड़ मतलब 1 किला आम भाषा में, तो ये लगा लो कितना बड़ा जंगल है। लेकिन सबसे बड़ा अगर पूछ लिया तो आप कहेंगे हमारा कलेसर, सेकेंड मोरनी, थर्ड सोनसर जंगल। किसका नाम है सोनसर? कैथल के किसका? सरस्वती संरक्षण रिजर्व का। ठीक है, कैथल में है। नेक्स्ट देखें, बीरबारा जो जींद में है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के जींद जिले में स्थित है, 419 हेक्टेयर, तो काफी छोटा है। पूछ लें कि बताओ बड़ा संरक्षण रिजर्व कौन सा है, तो आप किसका नाम लोगे? सोनसर जंगल का। देखो ये तो 400 कुछ और वो 4,500, जो उसके पीछे के डिजिट है ना ये उनसे भी छोटा है, तो वो बड़ा है। यानी कौन सा संरक्षण रिजर्व बड़ा है? तो आप कहेंगे सरस्वती वाला, कैथल वाला, सोनसर जंगल जिसका नाम है। पहले वो प्लांटेशन में था, 1988 में वो क्या बना दिया? संरक्षण रिजर्व में। ठीक है, अगर वो पूछे नेशनल पार्क बड़ा तो आप कहोगे कलेसर का, वो कहें वाइल्ड लाइफ बड़ी तो आप कहोगे सिरसा का अबूब शहर, और कहीं कौन सा संरक्षण रिजर्व बड़ा है तो आप कहोगे सरस्वती वाला। क्या नाम है इसका? सोनसर जंगल। कहाँ है? कैथल में, 4,500 हेक्टेयर मतलब 11,000 एकड़ में। ठीक है,
तो ये जींद में। हाथी अनुसंधान केंद्र, मैंने शायद आपको बताया हो, आपका जो कलेसर है ना, ये उत्तराखंड और हिमाचल के जंगलों की पट्टी के साथ अटैच्ड है। और आपके यहाँ पे घूमते फिरते हाथी भी कई बार कलेसर के कुछ कुछ किलोमीटर का एरिया है जहां एक आधी बार देखे गए हैं, तो हमने हाथी पुनर्स्थापना केंद्र बना दिया अपने यहाँ पर। बनसंतौर गांव पड़ता है आपके यहाँ यमुनानगर में, वो ये है हाथी अनुसंधान केंद्र, वैसे पुनर्स्थापित केंद्र है ये। यमुनानगर जिले के बनसंतौर, ये पेपर में आया हुआ है कई बार, बनसंतौर जंगल में हाथी पुनर्स्थापना यानी दोबारा से वो रह पाए और अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। क्षेत्रफल इसका लगभग 5 एकड़ है, मतलब 5 किलो के आसपास का जमीन लेके और हाथी की पुनर्स्थापना पुनर्वास केंद्र बना दिया। बनसंतौर कहाँ पड़ेगा? यमुनानगर। तो यमुनानगर याद रखना, ठीक है, हाथियों के लिए भी। हिरण उद्यान, हिरण जो है ना आपके HIRAN स्पेलिंग होती है ना, हिंदी से अगर इंग्लिश में लिखे हिरण को तो H और R में है, यानी हिसार और रोहतक में हिरण के जो आपके केंद्र हैं। देखें, हिरण उद्यान, इसकी स्थापना 1970 में हिरण का H स्टार्ट हिरण HIRAN होता है ना, तो हिसार में की गई। इसका क्षेत्रफल 42 एकड़ है, एक छोटा सा है। रोहतक में महम, तो महम आप जानते हैं 24 चबूतरा फेमस है, महम इंपॉर्टेंट जगह है, लेकिन महम का हिरण उद्यान छोटा है। पेपर में ये दोनों आए थे, HSSC का कोई भरोसा नहीं है, तो आप पहली प्रायोरिटी देंगे हिरण कौन से वाले को? जो बड़े वाला है, हिसार वाला। तो 2 हिरण अभ्यारण्य, हिरण उद्यान है आपके यहाँ पर। देखो अब इसको तुम भूल जाओगे, इसलिए इसको ऐसे याद कर लो। देखो हिरण ऐसे लिखते हैं ना, हिरण, इस हिरण में देखो जरा H और R, H मतलब हिसार और R मतलब रोहतक। रोहतक का महम छोटा हिरण उद्यान। मेन हिरण उद्यान कौन सा है? तो आप कहेंगे हमारा हिसार वाला, ठीक है। हिरण उद्यान 2 हैं। संरक्षण भी कितने हैं? रिजर्व 2 हैं आपके यहाँ। और देखो अब क्या क्या हमें पता चला। 2 नेशनल पार्क है हमारे, एक गुड़गांव में, एक यमुनानगर में, कलेसर और सुल्तानपुर। हमारे 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। हमारे 2 संरक्षण रिजर्व है, एक सोनसर जंगल वाला जिसको आप सरस्वती कहते हैं, और एक आपका बीरबारा जींद वाला। और 2 ही आपके हिरण उद्यान हैं, एक हिसार वाला और एक महम रोहतक वाला, ठीक है। और हाथी पुनर्स्थापना एक ही है, बनसंतौर में 5 एकड़ के आसपास, ठीक है। तो महम वाला छोटा है, रोहतक वाला हिरण मेन है आपका, हिसार वाला 1970। तो जब आपका हरियाणा बना उसके कुछ सालों में ही आपने हिरण उद्यान बना दिया। अब जो हमने अब तक पढ़ा था उसका रिवीजन है। कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य यमुनानगर में है। कालेसर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ कालेसर महादेव मठ है, उसके नाम पर इस जंगल का नाम कालेसर बना दिया। ये हरियाणा का सबसे बड़ा जंगल है, हरियाणा का सबसे बड़ा फॉरेस्ट पूछे तो आप कहेंगे कालेसर, यमुनानगर। बीर शिकारगढ़ वन्य कहाँ है? ये पंचकुला में, बीर शिकारगढ़ पंचकुला में। छिलछिला सबसे छोटा 71 उसमें फैला हुआ एकड़ में, कुरुक्षेत्र में। अबूब शहर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य 29,000 एकड़ में फैला, सिरसा में सबसे बड़ा। नाहर रेवाड़ी में है आपका। भिंडावास जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। आपके देश में टोटल 1250 प्रजातियां मिलती हैं पक्षियों की, जिनमें से 500 आपके हरियाणा में और उसकी 250 मिलती हैं आपके भिंडावास में। सो सुंदर झील है यहाँ, बत्तखें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। भिंडावास कहाँ पड़ेगा? ये आपके झज्जर में। और झज्जर में आपकी एक इंपॉर्टेंट नदी भी आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है साहिबी। खापड़वास, इसी को कप्पड़वास, कापरवास कई नामों से बुलाया जाता है, ये भी झज्जर में है। ये बड़ा है भिंडावास एरिया में, दोनों झज्जर में है और महज 1.5 किलोमीटर के अंतर पर हैं। झज्जर में आपका भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये आपकी साउथ हरियाणा की एक इंपॉर्टेंट रिवर है साहिबी, इसके किनारे है। तो एग्जाम में आ जाए कि भिंडावास जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, विभिन्न प्रजाति के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस नदी के किनारे बसा है? तो झज्जर वाली कौन सी नदी याद रखनी है हमें? साहिबी। छोटी सी नदी है पर है इंपॉर्टेंट, ठीक है। खोल ही रहतान या खेल ही रहतान, ये आपके पंचकुला में। देखो ये 8 हैं, ये 8 आपको याद रखने हैं। कलेसर यमुनानगर, बीर शिकारगढ़ पंचकुला, छिलछिला कुरुक्षेत्र, अबूब शहर आपके सिरसा, नाहर रेवाड़ी, भिंडावास खप्पड़वास आपका झज्जर, और खोल ही रहतान कहाँ है? पंचकुला में, ठीक है। इनको भूलना नहीं है, 2-2 3-3 बार पढ़ने पड़ते हैं ये, तब जाके ये याद होते हैं। ये 8 आपके जंतुओं के प्रजनन केंद्र। अब जैसे हमारे यहाँ जो ये जानवर हैं, पक्षी हैं, ये लगातार घटते ना चले जाएं, तो हम इनकी ब्रीडिंग के लिए अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड कराते हैं। एक तो होता है नेचुरल, इन सीटू पढ़ाया था ना, एक्स सीटू, इन सीटू जो ऑलरेडी है, जैसे कि कहीं जंगल है, हमने उनको आरक्षित कर दिया, जंगल में ही जानवर रहेंगे, अपने आप वो ब्रीडिंग होगी, उनके रिप्रोडक्शन होंगे, अपने आप उनकी जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको काम करना पड़ता है, उनकी संख्या लगातार घटती जाती है, तो ऐसी कंडीशंस में आप ब्रीडिंग
ब्रीडिंग सेंटर बना देते हैं, जहाँ की आप इस तरह की कंडीशंस बनाते हैं ताकि उनकी बीमारियां ना हो उनको, और उनके जो बच्चे हैं वो अगली पीढ़ी तक जिंदा रहें। तो उसके लिए हम लोग ब्रीडिंग सेंटर्स बनाते हैं। अब बता रहे हैं कौन कौन से फेमस हैं। तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, अब देखो हरियाणा में कोई बहुत बड़ी ऐसी विशालकाय नदियां तो है नहीं, जैसे एमपी है, बिहार है, तो नदियों में ना मगरमच्छ ही मगरमच्छ दिखते हैं। लेकिन आपके यहाँ हरियाणा में कोई बहुत भारी भरकम नदी नहीं है, इसलिए मगरमच्छ भी बहुत ज्यादा नहीं है। फिर भी मगरमच्छ के प्रजनन का हमने केंद्र बना दिया है भौर सैदान कुरुक्षेत्र में। तो हमने कहाँ बना दिया? कुरुक्षेत्र के भौर सैदान, भौर मतलब सुबह, जगह का नाम है भौर सैदान। कुरुक्षेत्र में आपने मगरमच्छ प्रजनन केंद्र बना दिया। तो मगरमच्छ भारी भरकम एक जानवर की श्रेणी में आता है तो वो पानी में रहने वाला जीव, दोनों में रह सकता है, पानी में भी, लैंड एरिया पर भी। तो उसके लिए आपने बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी आपने प्रजनन केंद्र कहाँ बना दिया? कुरुक्षेत्र के भौर सैदान में। चिंकारा एक प्रजाति है हिरण की, और आप सब जानते हैं चिंकारा के केस में ही सलमान खान फंस गया था आज से कई साल पहले, जो जेल भी काटनी पड़ी क्योंकि उसकी शिकार पे निकल के वो मार दिया था राजस्थान में। तो चिंकारा का प्रजनन केंद्र है आपके भिवानी, कैरू। चिंकारा कैरू, चिंकारा कैरू, देखो पीछे रा है ना तो रू, चिंकारा कैरू कहाँ? भिवानी में। ठीक है। और मगरमच्छ का कहाँ है? भौर सैदान। सुबह उठते ही मगरमच्छ के दर्शन हो गए, भौर सैदान कुरुक्षेत्र में। और चिंकारा जो हिरण की प्रजाति है, चिंकारा रा ना तो कैरू, भिवानी में। भैंस प्रजनन आपका हिसार में है। लेकिन अगर कहें ये अपना डेयरी वाला जो मेन रोड पर है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है, एनडीआरआई जिसको आप कहते हैं, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो आपका करनाल में। लेकिन भैंस का जो आप अनुसंधान या इस तरह का मेन काम करते हैं ना, वो हिसार में भी होता है। ब्लैक बक, काला हिरण, जो कि आपका राजकीय पशु है। काला हिरण है ना हमारा राजकीय पशु, कई किताबों में नील गाय लिखा है, वो नहीं है। आपका राजकीय पशु है, जो स्टेट एनिमल है आपका, वो है काला हिरण। ब्लैक मतलब काला, बक मतलब हिरण, हिरण को तो बक बोलते हैं, इसी का नाम है ब्लैक बक या काला हिरण। ठीक है। तो ये कहाँ है काले हिरण का प्रजनन केंद्र? कुरुक्षेत्र के पीपली में। पीपली में मैं आपको बता दूं आपका चिड़ियाघर भी है, पीपली में ही आपका चिड़ियाघर है, और यहीं पर आपका राजकीय पशु जो है ना ब्लैक बक, काला हिरण, इसका प्रजनन केंद्र भी है कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में 2 प्रजनन केंद्र हो गए, एक मगरमच्छ का और एक आपके राजकीय पशु का। ठीक है। नेक्स्ट है अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े का, भैंस का। देखो घोड़े और भैंस का हिसार में, ब्लैक बक काला, ये हिरण और मगरमच्छ, ये दोनों कुरुक्षेत्र, लेकिन ये पीपली में और ये आपका भौर सैदान में। चिंकारा कैरू रा रू। ठीक है। अश्व हिसार में। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र, गिद्ध का संरक्षण कोई खास करता नहीं है, गिद्ध को वल्चर कहा जाता है। वल्चर जो ये मरे हुए इस चीज को नहीं खाता, मरे हुए किसी मांस को, या कोई आदमी मरा पड़ा है, कोई जानवर मरा पड़ा है, गंदगी को साफ करता है, एनवायरमेंट को क्लीन करता है, नहीं तो वो चीजें सड़ जाएंगी, गल जाएंगी, उसे आप कहते हैं वल्चर। तो वल्चर के लिए दुनिया में पहला संरक्षण केंद्र आपने हरियाणा में खोला। किसी को चिंता नहीं थी वल्चर की, लेकिन हमें उसकी भी चिंता हुई, और हमने गिद्ध के संरक्षण और प्रजनन के लिए अपना केंद्र खोल दिया पिंजौर, जहां एचएमटी की फैक्ट्री थी पंचकुला में 2001 में। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं फीजेंट प्रजनन केंद्र काला तीतर। फीजेंट प्रजनन केंद्र काला तीतर, अभी हम काला हिरण पढ़ रहे थे, क्या था काला हिरण? ब्लैक बक, वो कहाँ था? पीपली कुरुक्षेत्र, जहाँ जू भी है। अब ये कह रहे हैं फीजेंट, फीजेंट मतलब हमारा काला तीतर जो हमारा राजकीय पक्षी है। एक हमारा राजकीय पशु था जिसका नाम था काला हिरण, एक आपका राजकीय पक्षी है जिसे आप कहते हैं ब्लैक फ्रैंकोलिन, उसी का नाम है काला तीतर। ठीक है। तो आपका जो ब्लैक फ्रैंकोलिन काला तीतर है, इसका प्रजनन केंद्र है मोरनी की पहाड़ियां, जहां है पंचकुला में। ठीक है। काला तीतर फीजेंट, पक्षी मोरनी, मोरनी अपने आप में एक पक्षी है, ऐसे याद कर लो। तो जो पक्षी है ना आपका राजकीय काला तीतर, वो मोरनी की पहाड़ियों में है, आपका पक्षी मोरनी की पहाड़ी में। फिर देखते हैं गिद्ध की चिंता आपको हो रही है, दुनिया में किसी ने गिद्ध के लिए नहीं किया, आपने किया। और कहाँ किया? जहां आपकी एचएमटी फैक्ट्री बंद पड़ी है, कहाँ की? पंचकुला पिंजौर की। ऐसे ही याद कर लेना, गिद्ध की चिंता वहां जहाँ फैक्ट्री बंद पड़ी है, वहां कुछ गंदगी पड़ी होगी जिसको वल्चर साफ करे। तो गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र आपके पिंजौर में, पंचकुला में। और एक हमने क्या देखा अभी अभी? फीजेंट काला तीतर मोरनी, तो तीतर और मोरनी पक्षी हैं, तो पक्षियों का एक साथ कर देना। गिद्ध की चिंता, बंद पड़ी फैक्ट्री। घोड़ा है या भैंस है तो हिसार। ब्लैक बक जहां आपका छोटा चिड़ियाघर है पीपली में। चिंकारा आपका कैरू में, राह रू, और मगरमच्छ के आंसू सुबह सुबह भौर सैदान कुरुक्षेत्र में। ठीक है। तो ये सारे पढ़ने के हैं। नेक्स्ट रेड जंगल फाउल, लाल जंगली मुर्गा, जो बहुत पाया जाता है आपके कलेसर में।
कलेसर का जो जंगल है ना, उसमें बहुत सारे लाल जंगली मुर्गे, इसी के लिए इनफैक्ट वो फेमस भी है। तो लाल जंगली मुर्गा है तो आपके यमुनानगर के कलेसर में, लेकिन इसका ब्रीडिंग सेंटर आपके कलेसर में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसका ब्रीडिंग सेंटर है जो बंद पड़ी है जगह, एचएमटी की फैक्ट्री बंद पड़ी है, वहां वल्चर का भी था और वहां रेड जंगल लाल जंगली मुर्गे इसके लिए भी है। अब पूछेंगे लाल जंगली मुर्गे के लिए कौन सा आपका अभ्यारण्य फेमस है, तो आपका हो गया हमारा कलेसर। लेकिन उनकी ब्रीडिंग कलेसर में नहीं होती, मतलब जो आप, एक तो होता है नेचुरल, एक होता है इंसान कोशिश करे, तो वो कोशिश आप, वो बंद पड़ी फैक्ट्री कहाँ है ये सोचना है, सिर्फ ऐसा है नहीं कि पिंजौर में। तो दो चीजों का पिंजौर में, एक तो गिद्ध का संरक्षण प्रजनन और एक लाल जंगली मुर्गे का, कहाँ पर है दोनों का पिंजौर, कहाँ पड़ेगा पंचकुला में। भौर सैदान, सुबह सुबह मगरमच्छ के आंसू, चिंकारा क्या था कैरू, है ना, रू और रा याद कराया। अश्व का और भैंस का हिसार में। काला तीतर का कहाँ है, और काले हिरण का, काला हिरण और काला तीतर ये याद रखने पड़ेंगे आपको। फीजेंट का और ब्लैक बक का, तो एक आपके कुरुक्षेत्र में और एक आपके इसमें जो ये पीपली, पीपली वाला कुरुक्षेत्र वाला एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट इसका, मयूर या मोर मतलब पीकॉक, और चिंकारा, चिंकारा अभी ऊपर भी आया था देखना जरा, लेकिन वो अकेला चिंकारा था, देखो सिर्फ चिंकारा, रा रू, लेकिन अब दो आ गए, मोर और चिंकारा। इन दोनों का अगर पूछेंगे तो झाबुआ रेवाड़ी, पेपर में ऐसे ही फंसाते हैं वो। सिर्फ चिंकारा देंगे तो कैरू भिवानी वाला जो 1985 में बना, और मोर और चिंकारा का प्रजनन और संरक्षण केंद्र दोनों का तो झाबुआ रेवाड़ी का, ठीक है। ये बार बार पढ़ के तब याद होते हैं, एकदम से सोचोगे आज ही मुझे याद हो तो बड़ा मुश्किल होता है, दो चार बार इसको पढ़ के ध्यान से। मगरमच्छ के आंसू सुबह सुबह देखे भौर कुरुक्षेत्र में, चिंकारा अकेला है तो रू कैरू भिवानी, भैंस और अश्व हिसार क्योंकि वहां बहुत काम है, ब्लैक बक काला ये होता है ना हिरण, काला हिरण, तो ये आपके उसमें है पीपली, पीपली में क्या है आपका चिड़ियाघर छोटा, तो वहां है। गिद्ध की चिंता एचएमटी फैक्ट्री वालों को है तो पिंजौर में। फीजेंट काला तीतर, तो तीतर कहाँ होगा, तीतर और मोरनी एक साथ तो पंचकुला में। रेड जंगल लाल जंगली मुर्गा है तो कलेसर में, लेकिन इसका प्रजनन और संरक्षण कहाँ कर रहे हैं, जहां एचएमटी की फैक्ट्री मतलब पिंजौर में। और मोर और चिंकारा इकट्ठे आ गए तो झाबुआ रेवाड़ी, अकेला आया तो चिंकारा तो फिर आएगा कैरू, अकेला है तो कैरू, मोर और चिंकारा है तो झाबुआ। उस एचएमटी की फैक्ट्री में किसका है, वल्चर, जिसकी किसी को परवाह नहीं उसकी हमें परवाह है, और एक हमारा ये वाला रेड जंगल फाउल। और फिर मोरनी का, मोरनी में क्या है इसका अपना काले तीतर का, और ब्लैक बक का आपके पीपली में है। देखो अब ये सारे याद होने चाहिए, भौर सुबह के मगरमच्छ के आंसू, कैरू चिंकारा, हिसार में भैंस और अश्व, पीपली चिड़ियाघर है ना तो काला हिरण, देखो ये रहा ब्लैक बक, हिसार में फिर भैंस और अश्व, पिंजौर फैक्ट्री बंद पड़ी है तो वल्चर वहां गिद्ध घूमते होंगे और वहां पे रेड जंगल फाउल का, मोरनी में काला तीतर दोनों पक्षी हैं, पिंजौर में ये रहा रेड जंगल, और झाबुआ में मोर और चिंकारा का प्रजनन केंद्र, ठीक है। प्रमुख चिड़ियाघर आपके 3 हैं, बीआरपी आपके 3, सबसे बड़ा पूछे और छोटे पूछे, मिनी जू हैं। पीपली का नाम ले रहे थे ना अभी, क्या था पीपली में आपका राजकीय पशु काला हिरण, पक्षी कहाँ था मोरनी में। तो देखो चिड़ियाघर पीपली ये मिनी जू है, भिवानी और रोहतक ये सबसे बड़ा जू है आपका, ये दोनों मिनी जू हैं। बीआरपी भिवानी रोहतक पीपली, पीपली मतलब कुरुक्षेत्र, तो बीआरपी, बीआरपी याद रखना, भिवानी आर मतलब रोहतक, पी मतलब पीपली। बड़ा कौन सा है, रोहतक जू, रोहतक में बड़ा जू है, लेकिन हिरण वाला रोहतक में छोटा है, वो कहाँ है, वो हिसार में बड़ा है, ठीक है। तो देखो रोहतक चिड़ियाघर रोहतक में 1986 में बना, 44 एकड़ में है, 1 एकड़ मतलब 1 किला, तो 44 किलो में। भिवानी मिनी है, पीपली मिनी है, ये कुरुक्षेत्र भिवानी में है, 82 में बने इकट्ठे, 27 और 7 एकड़ में। वैसे भी आ जाएगा 44 वाला सबसे बड़ा है, 27 और 7, तो सबसे पहले कौन से बने थे, पहले ये दोनों बने हैं छोटे। पहले एक्सपेरिमेंट किया कि क्या यहाँ रह पाएंगे, तो छोटे जू बनाए, कहाँ कहाँ, एक बनाया आपका पीपली कुरुक्षेत्र में और एक बना दिया आपका भिवानी में, दोनों छोटे छोटे। फिर बनाया बड़ा जू कहाँ पर, रोहतक, क्योंकि हार्ट ऑफ हरियाणा रोहतक है, वहां बना दिया। ये 44 एकड़ में, वो 27 और 7 एकड़ में, 7-7 के आंकड़े याद रह जाएंगे ना, 82 और 86 में, तो 3 चिड़ियाघर, ठीक है। 2 नेशनल पार्क, 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 2 कंजर्वेशन रिजर्व थे, और हाथी पुनर्स्थापना का एक था, और उसके बाद अलग अलग हमने सारे पढ़ ही लिए कि किसका प्रजनन केंद्र कहाँ है, ठीक है। एचएमटी की पिंजौर में फैक्ट्री बंद पड़ी है, क्या क्या है वहां, वल्चर और रेड जंगल फाउल, ठीक है। आपके यहाँ काला तीतर है ना, तो उसका कहाँ है, मोरनी की पहाड़ियों में है, पंचकुला ही, लेकिन जगह बदल रही है क्योंकि पंचकुला में पिंजौर अलग है और मोरनी की पहाड़ियां अलग है, ठीक है। चलिए
महत्वपूर्ण तथ्यों पे आ गए लास्ट। अब ये पूरा निचोड़ है अब तक का। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ 8 में से सबसे बड़ा सिरसा वाला अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये 28,912 या 29,000 एकड़, जैसा मन करे वैसा सोच लो। 29,000 एकड़, बहुत ज्यादा अंतर है। सबसे बड़ा। सबसे छोटा छिलछिला है, जो कि कहाँ है आपके कुरुक्षेत्र में, ये कहाँ है सिरसा में, 71 एकड़ छिलछिला सबसे छोटा। सबसे पहले सुल्तानपुर वन्य जीव अभ्यारण्य 1971 में बनाया गया, परंतु जो अब राष्ट्रीय पार्क है। तो सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहें तो पहले सुल्तानपुर पक्षी विहार बना था। बताया था ना मैं, 1971 में एक आदमी ने लेटर लिखा था, पीटर जैक्सन उसका नाम था। फिर बंसीलाल जी गए थे, फिर वेटलैंड देख के उसको पक्षी विहार बना दिया 73 में। फिर 89 में जाके उसके ऊपर काम हुआ। हरियाणा HSSC मानता है 91 में, वैसे 89 में नेशनल पार्क था। सबसे पहले कौन सा बना? सुल्तानपुर 71 में। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 75 में बना। तो सबसे पहले कौन सा बना था? सुल्तानपुर। फिर बीर शिकारगढ़, शिकार के लिए, ऐसे सोच लो, 75 में बना। शिकारगढ़ कहाँ है? मोरनी की पहाड़ियों में, पंचकुला। सबसे बाद में बना, जो अभी बना है सबसे बाद में, नाहर। नाहर जो रेवाड़ी में है, नाहर रेवाड़ी, ठीक है। और भिंडावास जो अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है, साहिबी नदी के किनारे पर है, ये भिंडावास पक्षियों के लिए बहुत फेमस। कलेसर जो बड़ा था लेकिन सबसे बड़ा नहीं था, कलेसर वन्य जीव सेकंड बड़ा है। तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य में सांबर, नीलगाय, चीतल, भौंकने वाले हिरण ये रहते हैं। सोनीपत और पानीपत में राष्ट्रीय नदी संरक्षण के तहत जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाए गए हैं। तो कहाँ जल शुद्धिकरण संयंत्र लगाए गए? सोनीपत में और पानीपत, दोनों पत में, सोनीपत पानीपत में जल शुद्धिकरण। मानेसर गुड़गांव में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, ताकि लोगों को पर्यावरण के बारे में प्रशिक्षण दिया जा सके। कहाँ पर? मानेसर। मानेसर कहाँ पड़ेगा? गुड़गांव में। हरियाणा वन विभाग ने 2017 में, मतलब 3 साल पहले, 5 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वन विभाग ने अकेले ने लगाए थे 5 लाख पौधे। अब ये पुरानी बात है। तो गुड़गांव के मानेसर में क्या है? पर्यावरण प्रशिक्षण देते हैं। आपके 2 पर्यावरण कोर्ट भी हैं, अगर आपको याद हो, एक फरीदाबाद में, एक कुरुक्षेत्र में, और अगर वैसे कैंप कोर्ट कहें तो करनाल में, ठीक है। तो अब ये याद कर लेना, कहाँ 2 हैं कहाँ 4 हैं। देखो कंप्लीट हो गया ये। अब ये क्वेश्चन आंसर है इसके बाद, ये आप करके देखोगे ना तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। ये अब अपना किताब से पढ़ लेना। किताब अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये PDF डलवा दूंगी मैं, ठीक है। पर PDF से पढ़ना इतना आसान नहीं होता, हर टाइम फोन से चिपके रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। हरियाणा में जल संसाधन, थोड़ा सा इसको पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर ये पेपरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पढ़ा रही हूँ ना सारी चीजें, ये सारी बहुत बहुत जरूरी हैं। चलिए अब हम लोग बातचीत करेंगे अपने हरियाणा में नदी के ऊपर। हमारा ये मार्कर चेंज कर देना, ये सर आए तो, वैसे भी ये परेशान करता है, दूसरे वाला रख लिया करो। नदियों के ऊपर बात करते हैं। हरियाणा में कोई बहुत भारी भरकम नदी तो है नहीं, जैसी गंगा है या जैसी ब्रह्मपुत्र है या जैसी सिंधु है, ऐसी नदी नहीं है हरियाणा में। हरियाणा में अगर नदी का नाम लें तो आपके दिमाग में तुरंत 2 नदी आएंगी, यमुना और घग्गर। और अगर देखें तो प्राकृतिक तौर पर हरियाणा बेसिकली घग्गर और यमुना के बीच में ही बसा हुआ, ये बीच का हिस्सा है। इन 2 नदियों के बीच के हिस्से को आप कहते हैं ये हमारा हरियाणा है। और हम अपने आप को लकी माने कि हरियाणा इतना उपजाऊ है, जहाँ की मिट्टी से सोना निकलता है, कभी गेहूं के रूप में, कभी धान के रूप में, कभी बाजरे के रूप में, कभी गन्ने के रूप में। मतलब हरियाणा अपने आप में इतना रिच है कि पूरे देश का महज 1.34% हिस्सा लेके, महज 2% की आबादी लेके, हम हरियाणा प्रोडक्शन में कहीं 8% का योगदान दे रहे हैं, कहीं 6% का। तो अगर देखें जितना एरिया है, जितनी आबादी है, उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा हम प्रोडक्शन दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपके यहाँ की मिट्टी की उर्वर क्षमता। बहुत बहुत फर्टाइल लैंड है, और यहाँ कोई खास नदी नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई पहाड़ों से निकल के बहुत जैसे लश ग्रीन एरिया वाली रिवर्स हो। लेकिन आपके हरियाणा में कमी भी नहीं है। आपका हरियाणा पूरी तरह से उपजाऊ है, और हर एक जिले में आप देख लीजिए हर चीज पैदा की जाती है। तो आपका पूरा हरियाणा उपजाऊ है, हरा भरा है, और सभी तरह की फसलें यहाँ पे बहुत आसानी से पैदा हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं है जैसे अब बंगाल में जाएं तो गेहूं बहुत कम है, बहुत ही कम, धान बहुत है। हमारे यहाँ देखो गेहूं भी बहुतायत में है और धान भी बहुतायत में। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ कुछ होता है, जैसे साउथ में जाइए तो गेहूं कम मिलता है, लेकिन हमारे हरियाणा में साउथ की चीजें भी मिल जाएंगी और नॉर्थ की भी। तो अपने आप में रिच कल्चर है यहाँ का। कारण नदियां बहुत बढ़िया हैं, मतलब वैसे बढ़िया नहीं है, लेकिन जो मिट्टी है ना, ये प्राचीन काल से उपजाऊ रही, क्योंकि पंजाब हरियाणा पंजाब से तो अलग हुआ है। 5 नदियों का कहीं ना कहीं फर्क तो रहा हमारे पास। जो आप ये वाली नदी देख रहे हैं ना, ये आपकी यमुना नदी है। जो आप ये वाली नदी देख रहे हैं, ये आपकी घग्गर नदी है।
ये आपकी हरियाणा की सबसे इंपॉर्टेंट दो बड़ी नदियां हैं, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये यमुना आपकी 320 किलोमीटर की बाउंड्री बनाती है, नेचुरल बाउंड्री आपके और यूपी के बीच में। आप और यूपी, नदी के उस तरफ वाला पहला गांव यूपी में गिना जाता है और नदी के किनारे बसा इस तरफ का गांव हरियाणा में। तो नेचुरल बाउंड्री है हरियाणा और यूपी के बीच में, कितने किलोमीटर की? 320 किलोमीटर की। घग्गर आपकी बाउंड्री नहीं बनाती, क्योंकि घग्गर नदी की खासियत है, ये कुछ हिस्सा हरियाणा में कवर करती है, फिर ये पंजाब में निकल जाती है थोड़ा सा चलते ही, फिर पंजाब से वापस हरियाणा में आती है, फिर पंजाब में निकल जाती है, फिर हरियाणा में आती है, फिर हरियाणा से राजस्थान निकलती है। इसीलिए इसको नेचुरल बाउंड्री आप नहीं कह सकते, क्योंकि कभी पंजाब, कभी हरियाणा, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान। जबकि यूपी को आप कह सकते हैं कि हमारे साथ नेचुरल बाउंड्री है, गॉड गिफ्टेड हमारी और यूपी के बीच की नेचुरल बाउंड्री है यमुना। ये पूरी तरह से हमें एक जल विभाजक के रूप में अलग कर देती है। ठीक है, अब जो ये घग्गर देख रहे हो ना, ये 292 किलोमीटर लंबी है, मतलब आपके एरिया में। वैसे तो पूरी तो लंबी है, आपके यहाँ पर ये 320। तो लंबी नदी कौन सी हुई? यमुना। एक अंतर। दूसरा अंतर, यमुना नदी आपकी 12 मासी है, 12 के 12 महीने, 12 मासी, 12 के 12 महीने, कम बेशक सही लेकिन पानी रहेगा, हमेशा चलेगा पानी, इसलिए नित्य वाहिनी, नित्य मतलब सदा, नित्य वाहिनी, इसको आप सदाबहार भी कह सकते हैं, नदी जिसमें हमेशा पानी रहे। तो 12 मासी, सदाबहार, नित्य वाहिनी नदी आपकी यमुना। यमुना का नाम यम से स्टार्ट होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये यम की बहन है। यम कौन थे? यमराज। ये दोनों भाई बहन, मतलब यम जो यमराज है मृत्यु के देवता, और ये यमुना, ये दोनों सूर्य के बच्चे हैं। तो ये सूर्य की पुत्री भी कहलाती है, कि ये सूरज की बेटी है, क्योंकि यमराज सूरज के बेटे थे, तो उनकी बहन है, तो ऑब्वियसली सूरज की बेटी है। तो सूर्य पुत्री यमुना है, यम की बहन यमुना है। यमुना आपके और यूपी के बीच की नेचुरल बाउंड्री है 320 किलोमीटर की, और यमुना आपके राज्य में जब एंटर करती है ना, तो ये घुसती है हरियाणा में। ये बहुत ऊंचाई से निकल के आती है, जो हिमालय है ना, हिमालय, वहां पे बहुत ऊंचाई पर स्थित है, 6330 मीटर ऊंची, बहुत ऊंची चोटी हो गई, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी की हाइट आप जानते हैं 8848 मीटर, आपके यहाँ सबसे ऊंची चोटी है 8598, इसी रेंज में हिमालय में। तो सोचो, जो आपकी सबसे ऊंची है, मतलब इंडिया में इससे ऊंची चोटी नहीं है, उससे थोड़ी तो नीचे है, तो काफी ऊंची है। क्योंकि अगर हम हरियाणा की ऊंची चोटी की बात करते हैं तो हमारा आंकड़ा बहुत छोटा होता है, 15-14। ये है ना आपकी सबसे ऊंची, इसको आप कहते हैं इंडिया की, ये हरियाणा की सबसे ऊंची, महज 1500, और उसको देखना जरा 6300, 6.5 के हेरफेर में आ गई ना। तो आप खुद देखो कितना ज्यादा अंतर है, क्योंकि ये पहाड़ बहुत ऊंचे हैं जहां से यमुना निकलती है, इसलिए हम कहते हैं कि सदा नीरा है, क्योंकि इसका सोर्स बारिश नहीं है, इसका सोर्स बारिश भी है, हेल्प करती है, लेकिन मेन सोर्स है हिम नदी। हिम जब पिघलती है तो अलग अलग धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है आपकी यमुना नदी। कहाँ है ये है गढ़वाल। गढ़वाल आप जानते हैं पहाड़ी इलाका है। गढ़वाल हिमालय जो है ना, इसमें एक ऐसे गढ़वाल हिमालय, मान लो हिमालय का पूरा रीजन है, इसमें बहुत सारे पहाड़, अगर आप कभी पहाड़ों में गए हैं तो आप इस चीज को ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। पहाड़ एक नहीं होता, पहाड़ों की पूरी ऐसे सीरीज होती है, पूरा फोल्ड माउंटेन्स, पूरी सीरीज हजारों किलोमीटर में फैले हुए। इसमें मान लीजिए एक ये है गढ़वाल हिमालय, इसका नाम है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ, इस एक पहाड़ का, ये पूरा तो हिमालय है रीजन, इस एक पहाड़ का नाम है बंदर पूंछ। इसके इधर वाला पूर्वी ढाल हुआ और इधर वाला पश्चिमी ढाल। तो गढ़वाल हिमालय के बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पे पूरा बर्फ से लदा हुआ यहाँ हिमानी है, और इसका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री, बिल्कुल बर्फ से वाइट है ये पूरा एरिया। यहाँ से धीरे धीरे पिघल पिघल के, बर्फ पिघल पिघल के एक नदी के रूप में आगे चलती है, जिसको आप कहते हैं ये यमुना है। और इसका उद्गम आपने कहाँ से बताया? इससे पहले नहीं थी ये, आपने कह दिया जी इसका उद्गम यहाँ से है। तो क्या है ये जगह? इस जगह का नाम है यमुनोत्री। कहाँ पड़ती है? एक पहाड़ पर, जिसका नाम है बंदर पूंछ। और ये पहाड़ किस रीजन में आता है? तो गढ़वाल हिमालय में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। हिमालय के अलग अलग रीजन्स हैं, तो आप कहेंगे गढ़वाल हिमालय के बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल से, यमुनोत्री हिमानी से हमारी यमुना नदी निकल के आती है, जो यम की बहन है, सूरज की बेटी है। और वहां 6330 मीटर की ऊंचाई से निकलने के बाद यहाँ फिर सोचो, इस अकेले का थोड़ी पानी है, आप सोचो इस पहाड़ से भी पानी आएगा, इस पहाड़ से भी थोड़ा, इस तरह से ना नदी धीरे धीरे करके बड़ी होती जाती है, आगे चलती जाएगी, फिर कहीं बारिश का पानी, फिर इसलिए इसकी क्वांटिटी ऑफ जो वाटर है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और एक लंबा सफर तय करती हुई ये हरियाणा में एंटर करती है, बहुत
सारे पानी के साथ। और जब ये हरियाणा में एंटर करती है तो आपके यहाँ एक जगह है जो आप अच्छी तरह जानते हैं, कलेसर, जो जो कालेश्वर महादेव मठ के कारण कलेसर है, यहाँ से ये एंटर करती है। कलेसर कहाँ पड़ेगा आपके? यमुनानगर। मान लीजिए यहाँ, यहाँ से ये एंटर कर गई हरियाणा में, और हरियाणा में एंटर करते ही यमुनानगर में ही आपने यहाँ पर हथिनी कुंड बैराज, हथिनी कुंड बैराज बनाया हुआ था। हथिनी कुंड बैराज या ताजे वाला, सुना होगा आपने। ये एक जब खराब हो गया था तब दूसरा खड़ा कर दिया था उसी जगह 2 किलोमीटर के अंतर पर। ताजे वाला बांध भी कह देते हैं, बैराज भी। एक्चुअली बांध होता है जिसकी हाइट ज्यादा हो, बैराज होता है कंपैरेटिवली छोटा। बांध का टारगेट होता है बहुत पानी को रोकना या बिजली बनाना, लेकिन आपके यहाँ पे इतना कोई बड़ा बांध नहीं है, मैंने देखा हुआ है। नॉर्मल सा बांध, मतलब बैराज है, बांध कहना गलत है, बैराज है ये। और बैराज का फंक्शन होता है जब पानी एकदम से आता है ना क्वांटिटी में, तो उसको डाइवर्ट करने के काम आ जाता है बैराज। तो वो बैराज बीच में ऐसे खड़ा कर दिया, पानी आया बहुत तेज, उसने एक बीच में रोक के इसको और साइड से 2 अलग अलग हिस्से निकाल दिए। इसको ऐसे समझिए, ये पानी आ रहा था, यहाँ बैराज ऐसे एक बड़ा सा बना दिया पानी को रोकने के लिए, और फिर ये पानी सारा यहाँ आके रुका। फिर इसके साइड से इधर और इधर नहरें निकाल दी। ये पानी बहुत ज्यादा क्वांटिटी थी पीछे से, यहाँ आके आधा पानी इधर निकाल दिया। इसको आप कहते हैं पश्चिमी यमुना नहर, जो आपके पूरे हरियाणा की इस मेन पट्टी को सिंचाई के काम आती है, और दिल्ली तक जो चली जाती है। दिल्ली इसी के ऊपर तो डिपेंड करती है। और जो इधर चली गई यूपी की तरफ, क्योंकि ये यूपी था, इसको कह दिया पूर्वी यमुना नहर। तो पूर्वी यमुना नहर कभी आपने नहीं सुना हो शायद, क्योंकि आपके यहाँ है ही नहीं। आपके यहाँ है पश्चिमी यमुना नहर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बैराज है, कौन सा बैराज है? हथिनी कुंड बैराज, ताजे वाला बैराज, कुछ भी कह लो, यहाँ से पानी निकलता है इसका। चलिए, हम नहर जब पढ़ेंगे तब और डिटेल से बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं सीधे यमुना की। तो यमुना आपके हरियाणा में एंटर हुई है, इधर बना देती हूँ थोड़ा सा ताकि समझ में आ जाए। और फिर ये ऐसे बहती 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 फिर ये निकल गई उस तरफ, यूपी की तरफ। तो इसने क्या क्या कवर किया? ये हरी ऊंची पहाड़ियों से निकल के पानी लेके ये घुसी थी आपके यहाँ, कलेसर से एंटर हुई थी, वो जो पूरा जंगल है, यानी यमुनानगर। फिर यमुनानगर क्रॉस करते करते ये नीचे आई तो करनाल में एंटर हुई। करनाल से आगे चली तो ये पानीपत आ गई। पानीपत से आगे चली तो ये सोनीपत आ गई। फिर आ गया आपका दिल्ली, ये थोड़ा इधर की तरफ बना ले, दिल्ली। ये दिल्ली में बहती है ना, यमुना नदी के किनारे ही तो दिल्ली बसा था, शाहजहानाबाद जिसका नाम था। लाल किले के बिल्कुल टच होके पहले यमुना बहती थी। अब नदियां रास्ता बदलती हैं आजकल। आप लाल किले और अगर यमुना की बात करूं तो कम से कम मेरे ख्याल होगा कम से कम 1 किलोमीटर का अंतर, एक नहीं तो कम से कम आधा किलोमीटर जरूर मिलेगा, क्योंकि अब उतनी क्लोज में नहीं रही। अब तो चौड़ी सड़कें आ गई जो लाल किले को टच करती हैं, नहीं तो पहले बिल्कुल लाल किले की दीवार के साथ सट के बहा करती थी यमुना। तो ये दिल्ली आ गया आपका। दिल्ली के बाद आपके यहाँ फिर आती है ये फरीदाबाद में, FBD मतलब फरीदाबाद। फिर एक बार ये आती है, मतलब वहीं से चलते चलते हसनपुर। हसनपुर एक गांव है पलवल का। पलवल ज्यादा कवर नहीं करती, बहुत थोड़ा सा कवर करके तुरंत निकल जाती है यूपी के अलीगढ़ की तरफ। तो इस तरह हरियाणा के 6 जिलों को टच करती हुई, और कईयों की तो पूरी सीमा बनाती हुई चलती है हरियाणा की नित्य वाहिनी सदा नीरा, हमेशा जिसमें पानी की मात्रा अच्छी रहती है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई की हिम्मत से बन के निकलती है, किसी बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो ये 6 कौन कौन से जिले हैं? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। लास्ट पॉइंट पलवल का हसनपुर गांव है, और एंट्री पॉइंट इसका कलेसर है यमुनानगर का। ठीक है, यम की बहन है, सूरज की पुत्री है, 320 किलोमीटर की इसकी लंबाई है हमारे और यूपी के बीच में। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। नदी कभी भी लंबी एक दिशा में नहीं बहती, ये सर्पिल आकार है, ऐसे 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 ही बहती हैं नदियां। अगर नित्यवाहिनी नदियां होंगी ना, बरसाती बहती है नाले की तरह, लेकिन जो नित्यवाहिनी सदा नीरा नदियां होती हैं जिनका 12 महीने पानी कम नहीं होता, वो हमेशा देखना जिग जैग टाइप ऐसे ऐसे बहती हैं, और जो एक कम मात्रा लेके चलती हैं वो सीधी बहती हैं। तो घग्गर आपकी ऐसी नहीं है, ये मेन सर्पिल आकार की है। ये आपकी एक रिवर कंप्लीट। दूसरी रिवर की बात करते हैं। आपके यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी बहती है, और जो बारिश की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, ये तो इसकी हिमनद की है, ये बरसात की सबसे इंपॉर्टेंट नदी, और हरियाणा की बरसात की सबसे लंबी नदी। वैसे तो लंबी नदी ये है आपकी, लेकिन बरसाती नदी अगर पूछेंगे सबसे लंबी, तो आप कहेंगे बरसाती सबसे लंबी हमारी ये वाली है। इसका नाम क्या है? घग्गर। घग्गर की खासियत क्या है? अच्छा, घग्गर से पहले मैं ना एक ऐतिहासिक नदी का और जिक्र कर देती हूँ, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। एक नदी है आपकी सरस्वती।
आजकल कहीं नहीं है अगर आप ढूंढने जाएं तो। लेकिन सरस्वती इतिहास गवाह है कि एक ऐसी नदी थी जिसमें कि मान्यता है कि भगवान भी वास करते थे। सरस्वती बहुत बहुत पवित्र नदी थी। और आपके वेदों में, ऋग्वेद में सरस्वती को देवी तमा यानी देवताओं की माँ, माते तमा माताओं की माँ, माँ का तो पूजनीय दर्जा होता है, और देवी तमा, माते तमा, और इस तरह के और भी इसको बहुत सारे नाम दे रखे हैं जिससे कि ये लगे कि हाँ ये इनका दर्जा बहुत ऊंचा। ये बड़ी पवित्र नदी थी। इंपॉर्टेंट तो सिंधु थी, लेकिन अगर कहें पवित्र नदी तो सरस्वती थी। सरस्वती एक ऐसी रिवर है जिसका आज के टाइम में बेशक दिखाई ना देती हो, लेकिन प्राचीन काल में ये मेन रिवर थी कुरुक्षेत्र, जो आपकी धर्म नगरी है ना, इसमें बहने वाली। और देखो अजीब बात, कुरुक्षेत्र को ना यमुना टच करती ना घग्गर टच करती, लेकिन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाके झांकें तो सरस्वती तो मेनली कुरुक्षेत्र की नदी थी तो वैसे आगे भी, लेकिन मेन अगर आप कहते हैं जिसको धर्म नगरी, तो इसकी मुख्य नदी थी कुरुक्षेत्र में बहने वाली सरस्वती। सरस्वती के किनारे बैठकर ही महाभारत लिखी थी, ऐसे भी मान्यता है। किसने? वेद व्यास ने। तो महाभारत वेद व्यास ने किसके किनारे बैठकर लिखी थी? कुरुक्षेत्र में बहने वाली सरस्वती नदी के किनारे। कहते हैं इसी नदी के पास एक स्थल पड़ता है नरकातारी। नरकतारी भी लिखते हैं, नरकातारी भी लिखते हैं, और इसी को अनरक भी लिखते हैं। ये वो जगह है बहुत पवित्र, कहते हैं ये दुर्लभ स्थान है, मतलब बहुत इजीली दिखाई नहीं देता। और आज कहते हैं वो जगह है भी नहीं एग्जैक्टली तो, लेकिन फिर भी एक जगह लिखित में है कि हाँ इस जगह हुआ करता था। अनरक या नरकातारी वो जगह है जहां महाभारत का युद्ध स्टार्ट हुआ था, और यहीं महाभारत का युद्ध एंड भी हुआ। ये महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। और आप सब जानते होंगे भीष्म पितामह एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे। भीष्म पितामह ने कहा था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लड़ाई में गए थे दुर्योधन की सेना की तरफ खड़े हुए, लेकिन अस्त्र नहीं उठाए, बिना अस्त्र उठाए बस वैसे ही लड़ाई के मैदान में कि मैं लीड करूंगा, क्योंकि भाई जैसे जो नियति है वो तो करनी पड़ती है ना, कर्म तो करना पड़ता है। तो भीष्म पितामह जब ये लड़ाई चल रही थी 10वें दिन इनको अर्जुन ने जो है बाण मारे थे, और फिर ये बस तुरंत गिर गए थे। नीचे नीचे नहीं गिरने दिए थे, वो शैया पूरी एक वो बिछा दी थी ना बाणों की शैया, ताकि फिर इनको जमीन में दिक्कत ना आए, लेटना ना पड़े। और भीष्म पितामह 10वें दिन उस पे लेटे थे, लेकिन उसके बाद 8 दिन तक और युद्ध छिड़ा। और कहते हैं जिस दिन तक ये लड़े थे, भीष्म पितामह ने कहा था कि जिस दिन तक मैं लड़ूंगा उस दिन तक कर्ण नहीं लड़ेगा, जिस दिन मैं मुझे कुछ हो जाए तब कर्ण आ सकता है। और इसीलिए कर्ण 10वें दिन के बाद लड़ने आया था, जो पांडवों के बड़े भाई थे। तो भीष्म पितामह यहाँ जहाँ लेटे, जहां से युद्ध शुरू हुआ था ना, कहते हैं युद्ध तो 18 दिन बाद खत्म हो गया, पांडव जीत भी गए, विजयी हो गए, सब मर भी गए, इनके पूरे खानदान का अंत हो गया। लेकिन फिर भी महाभारत खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब तक एक भी आदमी जिंदा था विपक्षियों का, जो अधर्म का साथ दे रहे थे चाहे बिना मन के ही, तब तक ये माना गया कि विजय पूरी नहीं मानी जाएगी। तो भीष्म पितामह अपने प्राण उनको अपने पिता शांतनु से एक तरह से मान लीजिए गिफ्ट मिला था कि वो जब तक चाहें तब तक जिंदा रह सकते हैं, और जिस दिन चाहेंगे उस दिन प्राण त्याग देंगे, यानी इच्छा मृत्यु का इनको वरदान था। तो जिस दिन इनको बाण लगा, चाहते तो उसी टाइम 1 सेकंड में कहते कि इच्छा मृत्यु, लेकिन नहीं किया। कारण इतिहास कहता है कि उस टाइम पर जब ये सब चल रहा था 900 ईसा पूर्व में, तो उस टाइम पर सूरज दक्षिणायन में थे, और सूरज दक्षिणायन में है तो उसको शुभ नहीं मानते हम इंडियंस की मान्यता है, खासकर हिंदू धर्म वालों की। हमारे वेद पुराण कहते हैं कि अगर सूर्य उत्तरायण में है तो दिन शुभ माने जाते हैं, और सूरज अगर दक्षिणायन में है तो दिन अशुभ माने जाते हैं। कुछ टाइम होता है ना, देखो आप शादी ब्याह भी नहीं करते, अब जो ये आएगा संक्रांति, मकर संक्रांति जिसको बोलते हैं, सकरात बोलते हैं, तो सूर्य उत्तरायण की तरफ आने लगेगा, ये शुभ टाइम, मतलब ऐतिहासिक जो चीजें लिखी हैं जनश्रुति के अनुसार। तो कहते हैं कि जो ये भीष्म पितामह है, इन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपने प्राण जब त्यागूंगा जब सूरज उत्तरायण में आ जाएगा। तो उसके कई दिन बाद, 1 महीने 26 दिन बाद, कहते हैं कि ये पांचों भाई, द्रौपदी और श्री कृष्ण और जो बच गए थे वो सब आए इनके पास, और इन्होंने उनको बहुत सारे अच्छे मतलब बातें बताई, क्या करना चाहिए, कहेंगे ज्ञाता आदमी थे भीष्म पितामह। और उसके बाद इन्होंने प्राण त्यागे जब सूरज उत्तरायण की तरफ आ गया। तो जहां इन्होंने अंतिम सांस ली वो यही जगह थी, नरकातारी या अनरक। इसलिए कहा गया कि महाभारत युद्ध जहां से शुरू हुआ वहीं आके खत्म हुआ। कहने को तो युद्ध 18 दिन चला, लेकिन भीष्म पितामह की सांस के साथ ये माना गया, अंतिम सांस के साथ, कि अब युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जगह कहाँ पड़ेगा ये नरकातारी अनरक? आपके कुरुक्षेत्र की किस नदी के किनारे? सरस्वती, जो आज दिखती भी नहीं है। तो कुरुक्षेत्र, सरस्वती, वेदव्यास, ये सब याद रखना है तुम्हें, इंपॉर्टेंट नदी है। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सिरमौर जिले से। स
सिरमौर जिला। सिरमौर जिला कहाँ है आपके? हिमाचल प्रदेश में। तो यमुना तो निकल के आई थी बहुत ऊंचाई से, इसलिए यमुना नित्यवाही थी। इसमें सरस्वती जो है ना गायब है आजकल, कारण सिरमौर जिले में बहुत ज्यादा कोई ऐसे बारिश और बहुत पानी नहीं है इस एरिया में, ना कोई इतनी बर्फ पड़ती। तो इसलिए पुराने टाइम में ये नदी कहते हैं कि इसका अलग कोई वो था कि भाई वहां से निकलती थी, अब वो है ही नहीं, अब विजिबिलिटी में नहीं है। तो अब हम ये कहते हैं कि ठीक है सरस्वती कहीं होगी, या हमने हरियाणा में कह दिया कि चलो मान लेते हैं। तो कहाँ से? सिरमौर जिले हिमाचल प्रदेश से निकलती है सरस्वती। उसके बाद ये थोड़ा सा एरिया हरियाणा का कवर कर देती है, और फाइनली जाके ये गिर जाती है घग्गर में। कहाँ जाके? हरियाणा में नहीं, ये पंजाब में जाके तब घग्गर में मिलती है। मैंने अभी भी तुम्हें कुछ शायद बताया था कि घग्गर की खासियत है कि घग्गर पूरी तरह से आपके और पंजाब के बीच में बाउंड्री नहीं बनाती, क्योंकि घग्गर एक दिशा में बहती ही नहीं। घग्गर कैसे बहती है? आधा हिस्सा हरियाणा में, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान, ऐसे बहती है ये। ऐसे क्यों बहती है? क्योंकि ये पानी नाले हैं भाई, कहीं से कहीं जहां मुड़ा, जैसे थोड़ा सा पानी है, अगर पानी बहुत ज्यादा हो तो जिग जैग निभा भी ले। अब वो थोड़ा सा नाला टाइप है, तो जिधर मुड़ गया उसी तरफ फिर उसमें ही गिर लिया कि पंजाब में है, फिर इधर मुड़ गया तो हरियाणा में है। अब ये इतनी विशालकाय नदी है, इसमें पानी इतना ज्यादा है कि थोड़ा बहुत यूपी और हरियाणा में मुड़ने से फर्क ही नहीं पड़ता। और मुड़ी है, एग्जाम्पल आपके लाल किले की बाउंड्री बिल्कुल टच सी पहले, आज लाल किला जहां था वहां काफी चौड़ी पीछे तक सड़क है, और उसके बहुत दूर बाद आपको यमुना दिखाई देती है। इसका मतलब जगह बदल गई ना। अब इसमें क्वांटिटी उतनी थी ही नहीं पानी की, तो इसीलिए ये आपकी कभी उधर करती फाइनली जाके घग्गर नदी में गिर जाती है। आपकी जो ये छोटी सी नदी हम पढ़ रहे हैं ना, सरस्वती जिसको हम कह रहे हैं, ये जाके इसी में मिल जाती है, जिसका कि कोई अस्तित्व भी नहीं है आज देखने में। लेकिन क्योंकि इसकी ऐतिहासिकता है, इसका ऋग्वेद में जिक्र है, ये सबसे पवित्र नदी थी, इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और हम ये कहते हैं अब कुछ दिनों पहले, कुछ दिन क्या कुछ साल पहले आपकी सरस्वती को लेकर कुछ नई खोज हुई। एक गांव मुगलावली गांव में कुछ पानी के चैनल मिले। चैनल मतलब छोटे छोटे एरिया पानी के। तो फिर लोगों ने, जैसे गांव के लोगों ने कहा भाई ये ऐसे कैसे चैनल वैनल मिल रहे हैं कहीं किसी एरिया में। तो फिर लोग बाग इकट्ठे हुए, अखबारों में आया, फिर सरकार ने उसमें भी मतलब बीच में आके देखा, तो सरकार ने कहा हाँ ये कहीं ना कहीं पुरानी सरस्वती नदी के चैनल हैं। किस गाँव में मिले? मुगलावली गाँव में। तो सरस्वती विकास बोर्ड का गठन कर दिया, उसका हेड बना दिया आपके चीफ मिनिस्टर को। जो भी चीफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं खट्टर, जो भी चीफ मिनिस्टर होगा वो हरियाणा विकास, ये सरस्वती नदी विकास जो प्राधिकरण या बोर्ड है उसका चेयरमैन होगा। मुगलावली गांव में सरस्वती के चैनल मिले। 2013, 14, 15 के आसपास की घटनाएं हैं सारी, तब ये सरकार नई भी आई थी और पुरानी वाली हटी थी। तो सरस्वती नदी, इसके अलावा एक शहर है यहाँ मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद, अब इसका नाम कर दिया मुस्तफाबाद। देखो मुस्लिम एक वो दिखा रहा था, अब इसका नाम बदल के कह दिया सरस्वती नगर कर दो, सरस्वती नगर। तो दो इंपॉर्टेंट गांव मुगलावली और मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद का नाम सरस्वती नगर, और मुगलावली में इसके चैनल मिले, एक बोर्ड बनाया जिसका मुखिया सीएम। सरस्वती नदी कहाँ बहा करती थी? कुरुक्षेत्र में। स से सरस्वती, स से सिरमौर जिले में, हिमाचल प्रदेश में। और यहीं पे नरकातारी, जो कि बहुत रेयर, कोई कहते हैं दुर्लभ स्थान है, वो है। यहीं महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। वेद व्यास ने लिखी थी महाभारत। 18 दिन यहीं पर नरकातारी में ही जब 10वें दिन घायल हुए भीष्म पितामह ने सूरज के उत्तरायण में आने के बाद अपने प्राण त्यागे, तो बहुत दुर्लभ स्थान बन गया। ये सारी चीजें याद रखनी है सरस्वती की, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं घग्गर पे। तो देखो, एक ये हमने कंप्लीट कर लिया, सरस्वती हमने देख लिया। घग्गर की अगर बात करें तो सबसे लंबी बरसाती नदी है, आपके हरियाणा की सबसे उत्तरी हरियाणा से निकल के आती है। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये वाला हिस्सा उत्तरी नहीं है, ये पूर्वी हिस्सा है। जो जिसकी हम बात कर रहे हैं घग्गर की, ये आपके पंचकुला में एंटर करती है। और आपको मैंने कई बार मैप से पढ़ाया है, आप अच्छी तरह जानते हैं हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला पंचकुला है। सबसे ऊपर है ना पंचकुला, उसके नीचे फिर अंबाला, फिर उसके साइड में यमुनानगर। पंचकुला सबसे ऊपर है, फिर यहाँ अंबाला, फिर यहाँ यमुनानगर, फिर कुरुक्षेत्र, ऐसे ही तो है। तो सबसे ऊपर वाले से निकलती है, इसलिए सबसे उत्तरी नदी है हरियाणा की। तो सबसे उत्तरी दिशा में आपके हरियाणा की नदी, लंबी नहीं कह रही मैं, लंबी कहें तो ये वाली, पूर्वी कहें तो ये वाली, लेकिन सबसे उत्तरी दिशा से आने वाली आपकी, तो आप कहेंगे हमारी घग्गर है, ठीक है। बरसाती है, बरसाती में सबसे लंबी है। आपके और पंजाब के बीच में बाउंड्री नहीं बना पाती, कभी उधर कभी इधर, तो इसलिए एक क्लैरिटी नहीं है कि इसका एक रास्ता हो। समझ में आ गया? पंचकुला से ये कहाँ से निकलती है घग्गर? तो घग्गर भी हिमाचल प्रदेश से बाहर से निकल के आती है। और हिमाचल प्रदेश में जैसे सिरमौर था ना सरस्वती का, ऐसे इसकी एक पहाड़ी है, डागशाई की पहाड़ी।
डागशाई घग्गर नदी निकलती है डागशाई की पहाड़ी से और आपके पंचकुला में एंटर करती है कालका से। कालका आपके यहाँ पंचकुला में पड़ेगा, तो कालका से एंटर करती है और पंचकुला के बाद फिर अंबाला, फिर पंजाब की तरफ मुड़ जाती है और फिर आती है आपके यहाँ कुरुक्षेत्र में नहीं आती, कैथल में आती है, फिर बाहर निकल जाती है, फिर जींद में सरस्वती इसमें गिर जाती है, फिर वापस घुसती है फतेहाबाद के टोहाना से, फिर सरस आगे जाके सिरसा में, और फिर इसके दो हिस्से बन जाते हैं। ये दो हिस्से राजस्थान में जाके लुप्त हो जाते हैं। एक कहते हैं थोड़ा आगे तक चलती है, फिर इसी को आगे राजस्थान में हाकड़ा नाम दे दिया जाता है, हाकड़ा। तो जो आपकी घग्गर है ना, ये राजस्थान में जाके हाकड़ा बन जाएगी। तो आपकी घग्गर जो कि इंपॉर्टेंट बरसाती नदी है, ये 5 जिलों में बहती है। बहती तो लंबी देखोगे तो 7-8 निकलते हैं, लेकिन फिर ये बाहर पंजाब में चली जाती है। तो इसकी एंट्री कहाँ से है? पंचकुला से। पंचकुला के बाद ये कवर करेगी आपका अंबाला, इसके बाद ये नीचे मुड़ जाएगी कैथल, कुरुक्षेत्र के टाइम पे ऊपर चली गई, वैसे कुरुक्षेत्र इसके साथ आता लेकिन ऊपर, फिर ये जींद के टाइम में फिर ऊपर चली गई, फिर ये नीचे आई फतेहाबाद में, टोहाना, यहाँ से इसकी दोबारा एंट्री है बड़े लेवल पे, और फिर यहाँ के बाद फतेहाबाद के बाद सिरसा, और सिरसा से निकल जाएगी फिर ये राजस्थान की तरफ, और क्या नाम है इसका वहां पर? हाकड़ा। ठीक है, हाकड़ा पे फिर उन्होंने बांध बांध बना रखा है। तो पंचकुला से आई है। पंचकुला से पहले कहाँ थी ये? डागशाई पहाड़ी। डागशाई पहाड़ी कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से निकल के और राजस्थान चली गई, बीच में 5 जिलों को आपके को कवर कर गई, कभी आपके, कभी पंजाब, फिर आपके यहाँ, फिर पंजाब, इसी में गिरी आपकी सरस्वती। जितनी आपकी उत्तर हरियाणा की नदियां हैं ना, एक यमुना को छोड़ दो पूर्वी वाली को, बाकी सबकी सब इसी में गिरती हैं, क्योंकि है ही बहुत छोटी छोटी। अगर मैं छोटी नदियों की बात कर रही हूँ तो मैं टांगड़ी की बात कर रही हूँ, सरस्वती की बात कर रही हूँ, मारकंडा की बात कर रही हूँ। ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर हैं, छोटी नदियां। मेन रिवर है घग्गर, जिसमें ये सारी गिर जाती हैं। और अगर आप पूर्वी हरियाणा की बात करेंगे तो आपकी यमुना मैंने आपको डिटेल में बता दी। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं किताबी भाषा में, ताकि आपको एग्जाम में दुखी ना होना पड़े। ये नदियां, 3 इंपॉर्टेंट नदियां मैंने आपको करा दी। हरियाणा में जल संसाधन देखो जरा, यहां से स्टार्ट है पहला पॉइंट। हरियाणा राज्य का भूभाग गंगा सतलुज के विशाल मैदान का भाग है, लेकिन राज्य का अधिकांश भाग गंगा और सिंधु नदी क्रम के बीच में वाटर डिवाइड के रूप में स्थित है। ध्यान से सुनो, यहाँ कोई भी बड़ी नदी प्रवाहित नहीं होती। तो आपके हरियाणा में कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है। यमुना आपकी सबसे लंबी नदी है, 320 किलोमीटर आपके यहाँ, और घाघरा, ये घग्गर 292, जो आधी पंजाब में आधी आपके यहाँ। ठीक है, वर्तमान में यमुना हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि ये 12 मासी है, नित्य वाहिनी है, सदा नीरा है। अपवाह तंत्र हरियाणा में 2 प्रकार का है, एक उत्तरी, तो जिसमें ये सारी घग्गर, मारकंडा और चेतांग नदी, राक्षी, छोटी नदियां, बहुत छोटी नाले के रूप में, वो सारी आ जाएंगी। उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां शिवालिक क्षेत्र से निकलती हैं। इस अपवाह तंत्र की महत्वपूर्ण नदियां, तो जो ऊपर है ना आपकी पहाड़ियां, वो शिवालिक हैं, और जो दक्षिण हरियाणा की है वो सारी अरावली। सिर्फ एक यमुना है जो शिवालिक से नहीं आती, शिवालिक पे बर्फ ही नहीं पड़ती, तो इसलिए तो हमारी नदियां 12 मासी नहीं है। हमारी सिर्फ एक नदी 12 मासी है, नित्य वाहिनी है, सदा नीरा है, यमुना, क्योंकि ये शिवालिक से आती नहीं। शिवालिक की रेंज है छोटी हाइट की, बर्फ का एक भी पहाड़ नहीं है, वहां कोई बर्फ नाम की चीज ही नहीं है, स्नोफॉल नहीं होता इस रीजन में, शिवालिक में। फिर स्नोफॉल वाली कौन सी है? जो ऊपर से आती है 6330 मीटर ऊंचाई से, वो कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री। मैंने ड्रॉ करके बताया था ना, गढ़वाल हिमालय के बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमानी से, क्योंकि उसमें सदा बर्फ जमी रहती है, इसलिए साल भर पानी की मात्रा अच्छी रहती है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी हुई आपकी? यमुना, लेकिन वो शिवालिक में नहीं आएगी, शिवालिक में अलग आएंगी। देखो इसमें क्या है, यमुना नदी, यमुना सदा नीरा नदी है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम गढ़वाल हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट, बंदरपूंछ जो चोटी है, एक पहाड़ बताया ना उनमें से, यमुनोत्री हिमनद, जिसकी ऊंचाई देखना जरा 6330 मीटर है, इतनी ऊंची, तभी इसमें साल भर पानी रहता है। इसलिए यूपी में पूर्वी यमुना नहर और हरियाणा में पश्चिमी यमुना नहर, और फिर दिल्ली भी इसके पानी पर डिपेंड है। कितनी बड़ी आबादी लेके दिल्ली बैठी है यमुना के भरोसे, दिल्ली की तो कोई नदी ही नहीं है। ठीक है, राज्य में सोमबा, छोटी छोटी इसकी नदियां, ये एक्चुअली नदियां नहीं है, अगर आप इनको डिटेल से देखेंगे ना तो बहुत छोटे छोटे नाले टाइप है, बहुत छोटे, 2 गांवों में चलने वाला, कह दिया नदी है। तो ऐसी सोम्ब या सोम्बा, पथराला, और एक है बूंदी या बूढ़ी, ये 3 बहुत छोटे छोटे नाले टाइप है हरियाणा में। वैसे तो इसकी बहुत सारी सहायक है ऊपर नीचे, लेकिन हम हरियाणा की बात करें तो सोम्ब या सोम्बा नदी, पथराला छोटा सा नाला टाइप है, और एक है बूढ़ी या बूंदी, वही बता रहे हैं। सोम्बा को सोम्ब भी लिख देते हैं, पथराला और बूढ़ी ये इसकी सहायक ना हरियाणा वाली है।
छोटे छोटे नाले। ये नदी पूर्व दिशा में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यमुना नदी हरियाणा में कलेसर यमुनानगर से प्रवेश करती है और पलवल के हसनपुर से होते हुए अलीगढ़ यूपी की तरफ निकल जाती है। देखो ये रहा, ठीक है। तो दो कहां से एंटर करती है? कलेसर। कहां एग्जिट है इसका? हसनपुर। हसनपुर, पलवल, कलेसर, यमुनानगर। वैसे कहां से निकल के आई? 6330 मीटर बंदर पूंछ के पश्चिम, ये गढ़वाल हिमालय के बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल से, यमुनोत्तरी हिमानी से। नेक्स्ट देखें, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच लगभग 320, 318 भी लिखा है कभी किताब में, 323 भी। अब एग्जैक्टली नदी को मापना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि नदी की लंबाई घट बढ़ सकती है पानी की मात्रा के अनुसार। तो 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है, नेचुरल है बिल्कुल। ये नदी दक्षिण की ओर बढ़ती हुई किस किस को कवर करती है? यमुनानगर से एंटर, फिर करनाल। करनाल में कहते हैं इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। एंट्री यमुनानगर से है, लेकिन लंबाई अगर आप गिनेंगे ना 320 में से सबसे लंबा हिस्सा तो करनाल में है यमुना नदी की सबसे ज्यादा लंबाई। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, वैसे हमें नहीं पता क्योंकि वो तो बाहर निकलेगी, लेकिन आपके 6 में से सबसे ज्यादा लंबाई इसकी करनाल में है, ठीक है। तो एंट्री यमुनानगर सबसे लंबाई, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर फरीदाबाद, और इन्होंने यहाँ नहीं लिखा, नीचे लिखा है, लेकिन एक और जिला पलवल। पलवल, हिसार, रोहतक ये पुराना पॉइंट है, नदी के तट से दूर स्थित हैं, फिर भी इनसे सिंचाई की जाती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी? सोम्ब या सोम्बा, पथराला और बूंदी या बूढ़ी, ये है। तो ये आपके मेन पॉइंट्स थे। 6 जिले आपको याद होने चाहिए, यमुनानगर, करनाल सबसे लंबाई ज्यादा, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। हसनपुर से एग्जिट। सरस्वती आज है ही नहीं, लेकिन कुरुक्षेत्र के इंपॉर्टेंस है, नरकातारी की इंपॉर्टेंस है, वेद व्यास की इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए इसकी भी इंपॉर्टेंस है। सिरमौर जिले से, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और कोई बहुत पहाड़ी का ऐसा बहुत मतलब है तो पहाड़ सिरमौर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती हो, इसीलिए बहुत ज्यादा पानी नहीं था। ये नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की सीमा पर स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, और शिवालिक की हाइट ज्यादा नहीं है। महाभारत में वर्णित नरकातारी, मैंने आपको कहानी सुना दी, अनरक तीर्थ इसी नदी के किनारे है। ये नदी यमुनानगर जिले के आदि बद्री, बहुत इंपॉर्टेंट, वो कहां से आई थी? कलेसर से, यमुनानगर। ये कहां से? आदि बद्री। आदि नदी, आदि मतलब पुरानी, तो पुरानी नदी है तो आदि बद्री से एंटर, हमारे यहाँ के आदि बद्री से घुसी है। नामक स्थान से राज्य में, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे। हरियाणा की 12 मासी नदी थी, अब नहीं है, अब बरसाती नदी, और अब अगर मैं बात कहूं तो अब ये है ही नहीं। अगर अब आप सोचे ना, ले सरस्वती नदी के पास हम वॉक करके आते हैं तो आपको सरस्वती नाम की चीज मिलेगी ही नहीं, है ही नहीं वो नदी अब। बस कभी कभी जब बारिश होती है थोड़ा बहुत पानी, उसको सरस्वती कह देते हैं। टांगरी और मारकंडा दोनों छोटी नदियां हैं। टांगरी तो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की नदी है, किसी राज्य में जाती ही नहीं। टांगरी बहुत छोटी सी नदी है आपकी, और ये निकलती भी हरियाणा से, मोरनी की पहाड़ियों, पंचकुला से निकल के और बस अंबाला आते आते खत्म, एक नाला बन जाता है। तो टांगरी और मारकंडा ये अंबाला में एंटर करती है, बाहर से आती है, ये अभी बताऊंगी इसके बारे में। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो सरस्वती जो है ही नहीं रियलिटी में, उसकी भी 2 सहायक हैं। कौन कौन सी? टांगरी और मारकंडा। अब तुम इमेजिन करो अगर नदी नहीं है सहायक, तो ये सब इस तरह समझो कि इनमें सिर्फ बारिश के मौसम में पानी आता है, और ये नाले की फॉर्म में है, बहुत छोटे छोटे से नाले को, बहुत भारी भरकम नदी नहीं है ये, ठीक है। ये घग्गर में मिलती है, तो सरस्वती घग्गर में कहाँ मिलेगी? आपके पंजाब में, और राजस्थान में प्रवेश कर जाती है क्योंकि घग्गर बाद में राजस्थान निकल जाएगी। नेक्स्ट क्या है? मान्यता के अनुसार इस नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। यमुनानगर के गांव मुगलावली, बताया मैंने आपको, में खुदाई की शुरुआत हुई है। सरस्वती नदी पुनरुत्थान, दोबारा से सरस्वती को ढूंढेंगे, ये 2015 को इस सरकार, खट्टर सरकार ने शुरू की। ऋग्वेद के काल में ये नदी बहुत पवित्र थी, तभी तो माते तमा, नदी तमा, देवी तमा कई नाम थे, पर सिंधु उस टाइम की मुख्य नदी थी। पानी यूज करते थे सिंधु का ज्यादा, लेकिन पूजा करते थे सरस्वती की। ये वही सरस्वती जो हमारी आज हम कहते हैं कि एग्जिस्टेंस में ऐसा सच है नहीं। 1879 में ताजेवाला यमुनानगर से पूर्वी और पश्चिमी नहर निकाली गई। ये पॉइंट अलग है, इसको नहर में डिटेल में समझाऊंगी। अब आ गई घग्गर नदी जो हमने पढ़ ली। घग्गर शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली सतलुज यमुना नदियों के मैदानों में बहने वाली एकमात्र बड़ी बरसाती नदी है। बरसाती में सबसे इंपॉर्टेंट पूछे तो सिर्फ एक है घग्गर, बाकी तो नाले हैं। सरस्वती बहुत कम बहती है, टांगरी बहुत छोटी नदी, आप ही के यहाँ से स्टार्ट आप ही के यहाँ खत्म, और मारकंडा भी बहुत छोटी है। तो उस हिसाब से सबसे बड़ी अगर बरसाती कहें तो घग्गर का। वैसे आपके यहाँ बड़ी कौन सी है? यमुना। दक्षिण की बड़ी है साहिबी, तो 3 बड़ी हो गई आपकी। सबसे बड़ी यमुना, दक्षिण की बड़ी साहिबी, और इस तरफ बड़ी बरसाती वाली घग्गर, ठीक है।
इसका उद्गम सर डागशाही, घग्गर कहाँ से? डागशाही। स से सरस्वती, स से सिरमौर, यमुना ऊपर बंदरपूंछ से। ये डागशाही की पहाड़ी जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से निकलती है। कालका पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश करती है, और आपके सबसे उत्तर की नदी, क्योंकि पंचकुला के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अभी आप पढ़ रहे थे आपकी सरस्वती, आदिबद्री, यमुनानगर तो नीचे पड़ता है। फिर आपने पढ़ा आपकी यमुना, तो यमुनानगर वो भी नीचे पड़ता है। तो सबसे ऊपर आपके क्या है? पंचकुला। वहां से कौन सी नदी एंटर कर रही है आपके यहाँ? ये घग्गर। तो सबसे ऊंचाई पर स्थित ये है, सबसे उत्तर में स्थित ये है, ठीक है। हरियाणा में प्रवेश करती है। इस पे बांध बना, इसकी नदियां हैं कौशल्या और झाझरा, इसकी प्रमुख सहायक नदी हैं। तो ये अब तुम खुद देखो, ये नदी अभी जो है ना, आगे जाके इसमें सारी नदियां गिर जाएंगी इसी में। कहाँ कहाँ बहती है ये? 5 जिलों में। पंचकुला में एंटर करती है, अंबाला में बहती है, फिर ये ऊपर चली जाती है तो कुरुक्षेत्र में नहीं बहती, फिर वापस आती है कैथल में, फिर जब जींद आएगा तो फिर ऊपर चली गई, और जींद के ऊपर जाके ही सरस्वती और ये एक साथ हो जाती हैं। फिर ये वापस आती है टोहाना, फतेहाबाद, और फाइनली सिरसा से ये राजस्थान भटनेर, हनुमानगढ़ में चली गई हाकड़ा के नाम से। तो ये 5 जिलों में बहती है, आपको दिमाग में बैठाने पड़ेंगे ये। सबसे पहली एंट्री इसकी पंचकुला, फिर ये अंबाला, फिर ये कुरुक्षेत्र में नहीं आई, ये पंजाब चली गई। उसके बाद फिर ये हरियाणा में घुसती है कैथल में, फिर कैथल से आगे जींद था, लेकिन ये जींद के टाइम फिर ऊपर चली गई, फिर ये वापस आई फतेहाबाद में, और फतेहाबाद के बाद सिरसा, ठीक है। तो ये याद रखना, इसलिए इसकी एग्जिट एंट्री बार बार है। तो कहाँ कहाँ है ये? पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। कितनी? 292 किलोमीटर। वो थी 320, तो उससे छोटी है, लेकिन बरसाती सबसे बड़ी है। बाद में राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है, रेगिस्तानी क्षेत्र में गायब हो जाती है। हरियाणा की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपकी यमुना, सेकंड घग्गर। इस पर बांध बना रखे हैं आपने पंचकुला में, छोटे छोटे। कौन से? दीवानवाला, दंगराना और छामला, कौशल्या, 4 बांध खाली पड़े बांध। पंचकुला वाला तो मैंने देखा भी था, उसमें कुछ नहीं था, कुछ भी, एक पानी की बूंद नहीं थी, बस वो बना के और छोड़ रखा, पानी आता ही नहीं उसमें। तो ये इस पर कौशल्या बांध है, दंगराना बांध है, दीवान वाला बांध है, दीवाना वाला और दीवान वाला एक ही है, और छामला पंचकुला में। अब तुम खुद सोचो, इसमें पानी तो आता नहीं, बारिश में कभी पानी आता है, बाढ़ ना आ जाए इस डर से हमने थोड़े सा सेफ्टी के लिए 4 बांध बना दी, बहुत छोटे बांध है, ज्यादा बड़े नहीं है। दंगराना, छामला, कौशल्या और दीवान वाला। दंगराना, छामला, कौशल्या, दीवान वाला, क्या है ये? 4 छोटी हाइट के बांध। किस नदी के ऊपर? घग्गर के ऊपर। ऐसे ही आपको यमुना की 3 सहायक छोटी छोटी याद की थी ना हमने, सोम्ब या सोम्बा, पथराला और बूढ़ी। ये छोटी चीजें हैं, याद रखना, इनको पेपरों में मिलेंगी ये। घग्गर नदी दूसरी बार कहाँ से एंटर करती है? टोहाना, फतेहाबाद। तो कितने जिलों में बही? 5 में, और वो आपकी मेन रिवर 6 में। उसके 6 यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। इसके 5 सबसे ऊपर पंचकुला, फिर अंबाला, फिर निकल गई बाहर, फिर आई कैथल में, फिर बाहर निकल गई, फिर फतेहाबाद और सिरसा में, ठीक है। अब आ गया मारकंडा, टांगरी, टांगरी, मारकंडा, चेतांग, 4 छोटी छोटी सी नदियां रह गई हैं। टाइम कम है तो मैं जल्दी से इन चारों के बारे में बताती हूँ, पढ़ा कल दूंगी। 3 नदियां आपकी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं मारकंडा नदी की। मारकंडा एक ऋषि भी थे, मार्कंडेय। अगर आपने सारी क्लासेस ली हैं पर्यटन में, मैंने मार्कंडेय तीर्थ बताया होगा, 16 साल में जो एक्सपायर हो गए थे, शिवजी भगवान ने उनकी यम से जान बचाई थी, वही मार्कंडेय, कंडेय ऋषि के नाम पे मारकंडा नदी है। मारकंडा नदी एक तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, कौन सी पहाड़ियों से? सारी निकलती हैं आपकी शिवालिक से, सिवाय यमुना के। और ये कहाँ है? नाहन एक जगह पड़ती है, नाहन, वहां से निकलती है। और जो पहाड़ियां हैं ना, जैसे नाहन तो जिला हो गया, शिवालिक की पहाड़ियां, अब इन पहाड़ियों के भी नाम दे रखे हैं। तो धरतीधर, धरतीधर इस जगह से निकलती है, धरतीधर। तो शिवालिक तो बहुत बड़ी रेंज है हिमाचल प्रदेश में, ये एक जिले वाली, जैसे सिरमौर एक जिला था, ऐसे नाहन से निकलती है, धरतीधर पहाड़ी से। कौन सी नदी? मारकंडा। आपके हरियाणा में अंबाला में प्रवेश करती है ये। अब देखो सारी नदियों का एंट्री पॉइंट अलग है। यमुनानगर में 2 नदियां थी, एक आदि बद्री में एंटर करती है आपकी सरस्वती, और एक यमुनानगर के कलेसर में एंटर करती थी आपकी यमुना। फिर आपने देखा पंचकुला में एंटर करती थी कालका से आपकी सबसे बड़ी बरसाती नदी घग्गर। अब आप पढ़ रहे हैं मार्कंडेय जो ऋषि के नाम पर है, इसकी एंट्री है आपकी अंबाला से। कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं बहती ये, अंबाला कवर किया, फिर नीचे आई कुरुक्षेत्र में, फिर ये इसमें कैथल में, बस इतनी नदी है ये, बहुत छोटी सी नदी। किस में जाके मिल जाएगी ये? सरस्वती में। और सरस्वती किस में गिर जाएगी? घग्गर में, जींद के ऊपर जाके, और पंजाब में। तो मारकंडा किसकी सहायक हुई? ये सरस्वती की, घग्गर की सहायक हुई, ठीक है। दूसरी नदी का नाम है टांगरी, टांगड़ी कह लो,
या टांगरी नदी। ये आपकी इकलौती ऐसी नदी है जो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की नदी है, ना इसकी कोई एंट्री है और न ही कोई इसका एज सच एग्जिट है। ये हरियाणा में बहती है और ये आपके हरियाणा की मोरनी की पहाड़ियां है ना, मोरनी हिल्स, यहाँ से निकलती है। अगर आप कभी मोरनी हिल्स गए हो तो कोई वहाँ बर्फ की चोटी नहीं है, जंगल टाइप का इलाका है, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं है और ऐसा नहीं है कि बहुत हाइट हो, बहुत बारिश होती है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ठीक है। बाकी हरियाणा से तो ठंडा ही है और हमारा अगर कहें तो हिल स्टेशन भी है, तो उस हिसाब से यहाँ जब बारिश होती है तो वो छोटी छोटी धाराओं के रूप में एक छोटी सी नदी के नाम पे टांगरी नदी बन जाती है। सिर्फ हरियाणा तक सीमित है, यहीं कोई एग्जिट नहीं है, कोई एंट्री नहीं है। जाके किस में गिर जाएगी? सरस्वती में। मारकंडा भी और टांगड़ी भी दोनों किस में गिरेंगी? सरस्वती में। एक तरीका ये भी है इसको याद करने का, टांगरी नदी गिरती है मारकंडा में और मारकंडा गिरती है सरस्वती में और सरस्वती गिरती है घग्गर में। ये चारों शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। टांगरी आपकी अपनी पर्सनल है मोरनी हिल से, क्योंकि शिवालिक का ही रीजन है। मारकंडा आपकी अंबाला से आती है और ये सरस्वती आपकी कहाँ से आती है? आदि बद्री से। और घग्गर आपकी पंचकुला। सबसे उत्तर की नदी आपकी घग्गर है। ठीक है, तो ये मेन मेन सी नदियां मैंने आपको बता दी। दो बहुत छोटी नाले के रूप में नदियां हैं, एक का नाम है राक्षी नदी और इसी को राका नदी भी कहते हैं, और एक आपकी है चेतांग, चेतांग नदी या चौटांग नदी भी लिखा हुआ है इसका नाम, मतलब ऐसे कुछ भी इस तरह का हेर फेर में। इस नदी की खासियत क्या है? ज्यादा फेमस है राक्षी और चेतांग नदी। इस चेतांग को ही कहते हैं पुराने टाइम में दृशद्वती नदी, यही थी। दृशद्वती का ही नया नाम चेतांग है। और जो हरियाणा में हिसार में एक सीसवाल सभ्यता है ना, सीसवाल गांव पड़ता है हिसार में, कहते हैं वो इसी के किनारे पनपी थी। दृशद्वती इसी का ऋग्वेद में नाम है दृशद्वती, पेपर में कई बार आ चुका। ऋग्वेद में दृशद्वती किसको इंडिकेट करती है? चेतांग को। ये सब जाके मिल जाती है सरस्वती के पैरेलल। जब सरस्वती नहीं बहती तो ये कहाँ से बहेगी? तो नालों के रूप में है। ऐसे ही राक्षी छोटा सा एक नाला टाइप है, ये मिलती है चेतांग में। चेतांग चली जाती है आपकी सरस्वती, सरस्वती घग्गर में। तो सारी नदियां जाके घग्गर में गिरती हैं और घग्गर में खुद इतना पानी भी नहीं है कि आप ये कह सके कि नदी साल भर चलेगी, तो बरसाती नदी है। ठीक है, ये हमने उत्तर हरियाणा की और पूर्वी हरियाणा की एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी यमुना ये पढ़ ली। कल हम दक्षिण हरियाणा की नदियां भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, तो अब कल मिलेंगे इसी टॉपिक को आगे। जो आधा रह गया ना टॉपिक, आधा ये और फिर अगला टॉपिक भी कल टाइम मिल जाएगा क्योंकि छोटी नदियां हैं वो, तो अगला नया कोई टॉपिक शुरू कर लेंगे इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू, गुड नाइट।